आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा डाई एथिल ईथर। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था ईथर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर, जिनका सूत्र होता है C2H5 बॉन्ड O बॉन्ड C2H5 होता है। सबसे पहले हम जान लेंगे इनके बारे में कि ईथर जो डाई एथिल ईथर होते हैं, इन्हें हम सामान्यतः डाई एथिल ईथर को सामान्य रूप से ईथर कहते हैं या फिर एथिल ईथर के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि ईथर का फार्मूला क्या होता है, तो हम उसके लिए यही फार्मूला देते हैं, C2H5O C2H5 भी बताते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम बनाने की विधि। ईथर को बनाने की विधि उसमें लिखेंगे नंबर 1 में है एल्कोहल के निर्जलीकरण से। एल्कोहलों के निर्जलीकरण से अर्थात इसका मतलब ये होता है कि एल्कोहल में से जल निकालने पर, जब हम एल्कोहल में से जल की मात्रा को निकाल देते हैं तो वहां ईथर बन जाता है। तो देखेंगे नंबर ए में है, क्या कह रहा है कि C2H5 एल्कोहल की आधिक्य, एल्कोहल की आधिक्य, एल्कोहल की यहां आधिक्य है, एल्कोहल की आधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ, एल्कोहल की आधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री C पर गर्म करने पर एल्कोहल के दो अणु मिलकर, एल्कोहल के दो अणु मिलकर ईथर बनाते हैं, ईथर बनाते हैं। तो फिर से देख लेंगे नंबर 1 क्या है कि ये आपका है एल्कोहल। तो एल्कोहल की आधिक्य को, मतलब एल्कोहल की आधिक्य मतलब होता है एल्कोहल की अधिक मात्रा। तो एल्कोहल के आधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री C पर गर्म करने पर एल्कोहल के दो अणु मिल करके ईथर बनाते हैं। हम इसका देखेंगे रिएक्शन, यहाँ पे है C2H5OH प्लस C2H5OH, ये दोनों एल्कोहल हैं। आप देख रहे हैं कि एल्कोहल में से जल के अणु को बाहर निकाल रहा है, जल के अणुओं को बाहर निकाल दे रहे हैं। तो क्या बच जा रहा है यहाँ पे C2H5O C2H5 दोनों आपस में ऐड जा रहे हैं, यहाँ पे आपका ईथर बन जा रहा है, मतलब डाई एथिल ईथर यहाँ पे प्राप्त हो जा रहा है। सांद्र H2SO4 जो होते हैं यहाँ पे निर्जलीकारक होते हैं, अर्थात ये जल को निकालते हैं किसमें से, एल्कोहल में से। ये है 140 डिग्री सेल्सियस है। दूसरा जो इसमें हम देखेंगे बी नंबर में C2H5 की वाष्प को तप्त Al2O3 एल्यूमिना पर गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। तो क्या कह रहा है कि एल्कोहल की वाष्प को, एल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना पर, तप्त एल्यूमिना पर गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। यहाँ है आपका ये एल्कोहल है, एल्कोहल को हम एल्यूमिना की उपस्थिति में 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तो यहाँ पे ईथर प्राप्त होता है। तो ये एल्कोहल के निर्जलीकरण से दो प्रकार से हो गया ईथर, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें दूसरा हम देखते हैं आपका है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो ये आप दिख रहे हैं CH3MgI, ये है आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, और ये है आपका क्लोरोमेथिल एथिल ईथर, क्लोरोमेथिल एथिल ईथर ये है। इनको जो हम गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पे ईथर प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, और लास्ट में को बचता है MgICl। तो इसे आप लिखेंगे कैसे, पहले हम वो आप सुन लीजिएगा। कह रहा है कि क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल ईथर, क्लोरोमेथिल एथिल ईथर को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा कि क्लोरोमेथिल, क्लोरोमेथिल एथिल ईथर को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं, तब डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। बस यही है। चलिए हम इसमें आगे देखते हैं प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में विधि से डाई एथिल ईथर को प्राप्त करना है। तो इसमें आप देखिएगा सबसे पहले क्या है कि प्रयोगशाला में
प्रयोगशाला विधि द्वारा डाई एथिल ईथर जो होता है वह एथिल अल्कोहल के निर्जलीकरण के द्वारा बनाया जाता है और निर्जली कारक के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और यह अभिक्रिया जो होती है वो 2 पदों में होती है। ये एक पद ये है, दूसरा पद आपका ये है। पहले पद में ये एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करा रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो यहाँ बन जा रहा है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यहाँ पे बन जा रहा है। अब उसके बाद एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है वह पुनः सल्फ्यूरिक अम्ल से पुनः एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करेगा और वहां से आपको ये निकल जाएंगे इसमें से H2SO4। देखिए H2 यहाँ आपका बन जाएगा H2SO4 बाहर निकल जाएंगे, H2SO4 बाहर निकल जाएंगे और यहाँ आपका बचेगा क्या? डाई एथिल ईथर बचेंगे। तो ये प्रयोगशाला विधि का रिएक्शन है, आप इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बताएंगे इसकी विधि कैसे आपको लिखना है। अगर आपको रिएक्शन बताया गया, आप उसका यहाँ पे ये पूरी विधि है फिगर के साथ में है, तो आपको इससे समझाया जाएगा कि हम कैसे ईथर को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं, या फिर पहले से लिखेंगे उपकरण हमारा क्या 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 है इसमें। तो एक ये है, ये आसवन फ्लास्क है, ये जो आपका ये थिसिल कीप है, ये थर्मामीटर है और यहाँ पे संगीत लगाया गया है। ये आपका रिसीवर है, ग्राही करके है, ये बर्नर है, ये आपका जाली करके है और ये बाथ, इसमें वाटर बाथ, इसमें पानी को रखा गया है। अब हम आपको इसमें बताएंगे ये रहा एक पात्र है जिसमें बर्फ को रखा गया है ताकि प्राप्त ईथर का मिलन जो है वो ठंडा हो। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं इसमें आपका वो आसवन फ्लास्क लेते हैं। ठीक है, तो आसवन फ्लास्क में सबसे पहले हम आसवन फ्लास्क लेते हैं। सर्वप्रथम आसवन फ्लास्क में एक थर्मामीटर और एक थिसिल कीप को लगा देते हैं और इसमें आसवन फ्लास्क में H2SO4 और अल्कोहल के मिश्रण को ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हें हम तार की जाली पर रखते हैं, लेकिन उनसे पहले हम इन्हें रखते हैं एक वाटर बाथ में रखते हैं जिसमें पानी होता है, तो उसमें हम इसको रख लेते हैं और इस साइड से पूरा कस देते हैं। तो अब इसमें क्या है कि अब हम इसे गर्म करते हैं। फ्लास्क को हम धीरे धीरे गर्म करते हैं, तो निर्जलीकरण के द्वारा हमें प्राप्त होता है ईथर प्राप्त होता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार हमें एथिल अल्कोहल की आवश्यकता और पड़ती है। तो आवश्यकता अनुसार हम एथिल अल्कोहल को यहाँ से ड्रॉप करके इसमें गिराते रहेंगे ताकि एथिल अल्कोहल की जो कमी है वह कमी दूर हो जाए और जो एथिल अल्कोहल प्राप्त हो रहा है वह अच्छे से प्राप्त हो। फिर जो गैसें प्राप्त होती हैं वह कंडेंसर संयंत्र के द्वारा ठंडा करके ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। यह ग्राही बर्फ के बीच में रखा होता है ताकि जो ईथर प्राप्त हो वह ठंडा हो। बाद में जो ईथर प्राप्त होता है उसमें काफी ज्यादा अशुद्धियां होती हैं, उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम यहाँ से इसको, ये टूसिंग पाइप है, यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं ताकि उसको हम बाद में शुद्ध प्राप्त कर सके। तो हम एक बार फिर से आपको बताते हैं कि आपको इसको लिखना कैसे है। तो सर्वप्रथम हम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं, उस आसवन फ्लास्क में थिसिल कीप और थर्मामीटर को लगा देते हैं और आसवन फ्लास्क में सल्फ्यूरिक अम्ल और अल्कोहल दोनों के मिश्रण को हम ले लेते हैं और पूरे आसवन फ्लास्क को हम जल स्मोक पर गर्म करते हैं। तो जब हम यहाँ से गर्म करते हैं कुछ गैसें हमें प्राप्त होती हैं और एथिल अल्कोहल की मात्रा हमें बराबर मिले, इसलिए यहाँ से हम इसको धीमे धीमे ड्रॉप करके गिराते रहते हैं ताकि हमें एथिल अल्कोहल की कमी ना होने पाए। अब हम इसे जल स्मोक पर जब गर्म करते हैं तो तापमान देखते हैं, हमारा तापमान है वह 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, उससे कम या बेसी ना हो।
तो जब यहाँ से कुछ गैसें प्राप्त होती हैं, उस गैस जो गैस प्राप्त हो रही है वह गैस संघनित्र के द्वारा ठंडा कर लिया जाता है, तो गैस जो होता है वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है और वह जो द्रव होता है वह ग्राही में एकत्रित हो जाता है। ग्राही में जो द्रव प्राप्त हो रहा है वो है ईथर, उसमें अधिक अशुद्धियां हैं। उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम यहाँ से इसको बाहर निकाल लेते हैं, उसके दूर करने की विधि कुछ सही होती है। तो आपको समझ में आ गया? तो एक बार आप फिगर देख लीजिएगा, उसको हम फिर से बता दे रहे हैं। ये R7 फ्लास्क है, ये R7 फ्लास्क है, ये इसमें जल रखा गया है। तो ये आपका बर्नर है और ये जाली है, ये जो है की थर्मामीटर है, ये संघनित्र, ये आपका संघनित्र है और ये ग्राही है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे कि सर्वप्रथम हम एक R7 फ्लास्क लेते हैं, उसमें एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को रख लेते हैं। फ्लास्क में थिसिल की थर्मामीटर को लगा देते हैं, पूरे फ्लास्क को जल सुमक पर रख करके बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं और गर्म करने के दौरान एथिल अल्कोहल की जो कमी होती है उसे हम ड्रॉप करके यहाँ गिरा लेते हैं, ताकि हमें उसकी कमी जो है वह दूर हो जाए और हमें यहाँ बराबर मात्रा में एथिल अल्कोहल मिले। तो जैसे ये गर्म होते रहते हैं तो यहाँ से कुछ गैसें बाहर निकलती है, वो गैस जो होती है और संघनित्र के द्वारा ठंडा कर लिया जाता है और ठंडा होने के बाद ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। ग्राही में जो द्रव एकत्रित होते हैं वो होता है ईथर, और वह ईथर विलयन आइस बर्फ के बीच में रखा होता है ताकि ठंडा प्राप्त हो। उसमें अधिक अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम दूर कर लेते हैं बाद में, यहाँ से इनसे ग्राही से इस पाइप के द्वारा हमसे अलग कर लेते हैं और उसको हम बाद में शुद्ध कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा जो है जो विधि है फिगर के द्वारा आपको फिगर बताया गया और फिगर से विधि को समझाया गया। तो आप फिगर के अनुसार विधि को लिख लेंगे और फिगर भी आप याद कर लेंगे। और फिर अगर जब तक आपको फिगर दिमाग में है, जब तक चित्र आपके दिमाग में है, आप उसके अनुसार विधि को लिख सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आप नहीं कर पाते हैं। तो आप ये फिगर देख लीजिएगा और इसको बना भी लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं इसमें आगे भौतिक गुण। तो डाई एथिल का भौतिक गुण देखेंगे। इसमें नंबर 1 क्या है? यह रंगहीन मीठी गंधयुक्त अति वाष्पशील द्रव है। मतलब डाई एथिल ईथर जो है वह रंगहीन है, उसकी गंध मीठी होती है और यह अति वाष्पशील द्रव होता है। दूसरा इसमें है, इसे सूंघने पर अस्थायी निश्चेतना उत्पन्न होती है। जब हम इसके वाष्प को सूंघते हैं तो हमें इसमें क्या होता है कि अस्थायी निश्चेतना उत्पन्न हो जाती है, बेहोशी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इसलिए इसका प्रयोग हम शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में करते हैं। आगे इसमें है यह अत्यधिक ज्वलनशील है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है, इसकी वाष्प वायु के साथ विस्फोट उत्पन्न करती है। दूसरा है, इसका क्वथनांक 35.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और लास्ट है, यह जल में अल्प विलेय है परंतु कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होता है। अब हम इसमें आपको पढ़ाएंगे रासायनिक गुण। तो डाई एथिल ईथर का रासायनिक गुण चलेगा। उसमें नंबर 1 है दहन। दहन का मतलब होता है जलाना। तो हम यहाँ पर डाई एथिल ईथर को जलाएंगे। तो क्या कह रहा है इसमें कि जो ईथर होता है, डाई एथिल जो होते हैं वह क्या होते हैं? ज्वलनशील होते हैं। तो जब हम उन्हें वायु के साथ जलाते हैं तो वह विस्फोट के साथ जलते हैं और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका डाई एथिल ईथर है, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, इनका दहन हो रहा है और दहन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल बन जा रहा है और यहाँ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। अब दूसरा इसमें क्या है? PCl5 की क्रिया। तो PCl5 के साथ डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया हम करवाएंगे। तो जब हम PCl5 की अभिक्रिया डाई एथिल ईथर से करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या होता है? एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। और यहाँ पे आपका ये क्या
फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड प्राप्त हो जाते हैं। और इन्हें बैलेंस भी करना है, तो इनकी हम बैलेंसिंग कर लेंगे। यहां पे हम कर लेते हैं 2 और 2 4, यहां 2 कर लेते हैं, 2 दूना 4, 5 10 हो जाएंगे। Cl भी तो सही है, तो इस प्रकार आपका बैलेंस भी हो गया। तो PCl5 की अभिक्रिया, PCl5 की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवाते हैं तो एथिल क्लोराइड बनता है और फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड बनता है। तो अब हम आगे देखें, इसमें नंबर 3 है HI के साथ अभिक्रिया, मतलब हाइड्रोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन अम्लों के साथ अभिक्रिया हम कराएंगे किसकी, डाई एथिल ईथर करवाते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे तो ये तो 2 अभिक्रिया है, एक अभिक्रिया ठंडे में हो रही है और एक गर्म में हो रही है। तो डाई एथिल की अभिक्रिया जब हम HI से करवाते हैं तो यहाँ बन जाता है आपका एल्कोहल बनता है और एथिल आयोडाइड बन जाता है। यह अभिक्रिया ठंडे में होती है। और जब गर्म में हम करवाते हैं, गर्म में तो क्या होता है कि डाई एथिल की अभिक्रिया HI हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर जो आपका ये है हाइड्रोजन जो अम्ल है इनसे करवाते हैं तो यहाँ प्राप्त होता है एथिल आयोडाइड बनते हैं और जल के अणु यहाँ पर बन जाते हैं। ये अभिक्रिया गर्म में होती है और अभिक्रिया ठंडे में होती है। तो ये इनका रासायनिक गुण है। आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे उपयोग। तो डाई एथिल ईथर का उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं वो देख लेंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर है पेट्रोल के साथ ईथर का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल के साथ ईथर का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे नेटालाइट कहा जाता है। अर्थात नेटालाइट का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं और नेटालाइट को बनाने के लिए पेट्रोल और ईथर चाहिए होता है। इन दोनों का मिश्रण ही नेटालाइट होता है। दूसरा है ईथर को शीतल की तरह भी प्रयोग किया जाता है। ठंडे के रूप में भी ईथर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें हम देखेंगे लास्ट है विलायक के निष्कर्षण के रूप में। तो ईथर का प्रयोग विलायक के निष्कर्षण के रूप में भी किया जाता है। इसमें नंबर 4 है, उपयोग में ही देखेंगे। तो डॉक्टर विलियम मार्ट ने 1945 में ईथर का शल्य में निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया था। इसके प्रभाव से पूरे शरीर में निश्चेतना छा जाती है। इसके प्रभाव से पूरे शरीर में निश्चेतना छा जाती है। पूरे शरीर पे निश्चेतना छा जाती है। यह क्लोरोफॉर्म CH3 क्लोरोफॉर्म से सुरक्षित है, मतलब कि यह क्लोरोफॉर्म से कम हानिकारक है। और कह रहे कि अब इसकी जगह, मतलब अब ईथर के जगह पर, ईथर के स्थान पर निश्चेतक के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका, CF3CHClBr का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं, इसका जो नाम है हेलोथेन, इसे हम लोग हेलोथेन कहते हैं। इसका नाम हेलोथेन है। तो अब हम इसका प्रयोग करते हैं CF3CHClBr का प्रयोग करते हैं। इसका नाम है हेलोथेन। तो अब हम इसका प्रयोग करते हैं निश्चेतक के रूप में, हेलोथेन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके पहले ईथर का प्रयोग किया जाता था, उसके पहले क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन क्लोरोफॉर्म जो होता है वो ज्यादा हानिकारक होते हैं। क्लोरोफॉर्म की अधिक मात्रा को लेने से व्यक्ति मर जाता है। और जो ईथर होता है, तो जो ईथर होते हैं, तो ईथर का जो प्रभाव होता है पूरे शरीर पर, पूरा शरीर जो होता है वो मूर्छे में आ जाता है, निश्चेतना
हो जाती है। तो ये उपयोग हुआ और इधर आपका समाप्त हो गया।